नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत है। और कनेक्टिव, जिसको हम कंजंक्शन के नाम से भी जानते हैं, उसके दूसरे वीडियो को लेकर हम आपके सामने हाजिर है। और शुरुआत करते हैं बहुत छोटे छोटे और बड़े ही इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट्स के साथ। पिछले वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स और दूसरे टॉपिक्स में कहीं कनेक्टिव्स या कंजंक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हमने देखी थी उनको वापस से रिवाइज भी किया। उनको हमने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की कोशिश की। कुछ वर्ड्स जैसे आफ्टर, बिफोर, एज, लाइक, ये प्रेपोजिशन की तरह कैसे यूज़ होते हैं, कंजंक्शन की तरह कैसे यूज़ होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस किया। आज जो है हम कुछ और छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम और देखते हैं पहले ही दो कनेक्टिव्स, और वो हमारे पास है अनटिल और अनलेस। ध्यान रखें, अनटिल जो है उसकी स्पेलिंग में डबल एल नहीं आता है, सिंगल एल ही आता है। अनटिल या अनलेस का प्रयोग किस तरह से होता है, इसको जानने के लिए कहीं हम थोड़ा सा टेंस की तरफ जाते हैं, जहां हमने पहले देखा था कि कोई भी सेंटेंस के अंदर अगर एक सिंपल फ्यूचर टेंस है, एक क्लॉज, तो अनटिल या अनलेस के बाद जो दूसरा क्लॉज होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। अब बात है कि अनटिल और अनलेस का प्रयोग कैसे होता है, तो उसके छोटे छोटे पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला पॉइंट हमारे पास साथियों ये है कि अनटिल और अनलेस दोनों नेगेटिव जो है वर्ड्स हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। जिनका मतलब होता है कि जब तक कि नहीं, यानी नहीं इसके अंदर ही छुपा हुआ होता है। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास हमने बोला कि आई विल नॉट एंटर द क्लासरूम द टीचर अराइव्स। या फिर हमने बोला कि ही विल नॉट क्रैक द एग्जाम, ही स्टडीज हार्ड। तो देखिए, दो अलग अलग सेंटेंसेस हमारे पास है। अब हमें अनटिल या अनलेस दोनों में से कुछ लगाना है, उसकी बात तो करेंगे, लेकिन ऐसा मान लेते हैं अनटिल या अनलेस दोनों में कोई भी लगा हुआ है। तो आई विल नॉट एंटर द क्लासरूम, मैं क्लासरूम एंटर नहीं करूंगा जब तक कि टीचर नहीं आ जाते। तो जब तक कि टीचर नहीं आ जाते, यहाँ नॉट नहीं लगा हुआ है, तो भी नॉट का सेंस आएगा किससे, अनटिल या अनलेस से। हमने बोला कि वह एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता जब तक कि वो अच्छे से पढ़ाई ना करे, तो नॉट नहीं लिखा हुआ है तो भी अनटिल या अनलेस से वो नॉट वाला सेंस आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब अनटिल कब आएगा और अनलेस कब आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनता है साथियों। तो देखिए, अनटिल और अनलेस का जब प्रयोग करते हैं हम, तो हम चाहे तो अनटिल एंड अनलेस साथ में भी लिख सकते हैं। जैसे पहले वाले सेंटेंस में हम लिख सकते हैं आई विल नॉट एंटर द क्लासरूम अनटिल एंड अनलेस द टीचर अराइव्स। लेकिन अनटिल कब आएगा और अनलेस कब आएगा, जब इसकी बात चलती है साथियों, तब हमारे को ये समझने की ज़रूरत रहती है कि जो जहां पर भी आप अनटिल या अनलेस का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद आने वाला जो उपवाक्य है साथियों, हमारे पास अनटिल या अनलेस की जो बात कर रहे हैं, उसके बाद आने वाला जो उपवाक्य है, वो उपवाक्य अगर किसी समय को बताता है, किसको बताता है, समय, टाइम को बताता है, तो क्या आएगा, अनटिल। और अगर वो कंडीशन यानी शर्त को बताता है, तो क्या आएगा साथियों, अनलेस। हमने बोला कि आई विल नॉट एंटर द क्लासरूम डैश 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 द टीचर अराइव्स, यानी जब टीचर आएंगे तभी मैं क्लासरूम में जाऊंगा, जब तक कि टीचर नहीं आएंगे क्लासरूम में नहीं जाऊंगा। इसका मतलब हमारे पास है कि जिस समय टीचर आएंगे उस समय क्लासरूम में जाएंगे। तो यहाँ बात किसकी चल रही है साथियों, समय की। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, अनटिल। वह एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता जब तक कि वो अच्छे से पढ़ाई ना कर ले साथियों। तो हमने बोला कि एग्जाम क्रैक करने के लिए यहाँ पर हमें समय की बात चल रही है, शर्त की। तो पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना तो एक शर्त है समय की बात,
नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों हमारे पास अनलेस। तो अनटिल और अनलेस से रिलेटेड हमारे पास अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन टेंस से रिलेटेड बनता है कि एक सिंपल फ्यूचर है तो अनटिल अनलेस के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि अनटिल कब आएगा और अनलेस कब आएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। तो समय को बताने वाले उपवाक्य से पहले अनटिल आएगा और शर्त को बताने वाले उपवाक्य से पहले अनलेस आएगा। जो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास बनता है साथियों वो इस तरह से है, हमने बोला यू shall leave until I reach home, या फिर हमने लिखा कि I do not reach home। यह हमने बोला कि she will not help you unless you talk to her। ध्यान दीजिएगा, अनटिल और अनलेस के बाद आने वाले उपवाक्य के अंदर कभी भी नो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। जैसे इसमें हो रखा है तो गलत है, इसमें नहीं हो रखा तो सही है। अनटिल अनलेस से पहले वाले के अंदर नॉट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इट डजंट मैटर। लेकिन उसके जस्ट बाद आने वाले उपवाक्य के अंदर हम कभी भी और कभी भी नो नॉट नेवर जैसे नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर किया गया है तो गलत है, कारण अनटिल और अनलेस अपने आप में क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है। तो इन चीज़ को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसी में हमारे पास एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा कि अनलेस यू डू नॉट टॉक टू हर शी विल नॉट हेल्प यू। तो देखिए इसी सेंटेंस को देखिए दूसरा तरीका, तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि अनटिल या अनलेस के बाद आने वाले वाक्य के अंदर नॉट नहीं आ सकता। दूसरा वाला जो उपवाक्य है उसके अंदर जरूर आ सकता है, लेकिन अनटिल या अनलेस के जस्ट बाद में आने वाले के अंदर नहीं आ सकता। आप चाहे तो इसी सेंटेंस को आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं कि शी विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू टॉक टू हर। तो चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, कॉन्सेप्ट देखिए सेम ही है कि अनलेस के साथ दो उपवाक्य जुड़े हुए हैं। एक हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो अनलेस के बाद आने वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल है। तो लेकिन इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, हमारी बात चल रही है कि अनटिल या अनलेस के बाद आने वाले उपवाक्य के अंदर नॉट नहीं आ सकता। जो दूसरा वाला उपवाक्य है उसके अंदर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डजंट मैटर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि यू या ऑल द स्टूडेंट्स विल एंजॉय until the headmaster arrives। कि सारे स्टूडेंट्स मजे करेंगे जब तक ये हेडमास्टर नहीं आ जाते। तो नॉट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन until के कारण नॉट का सेंस आ गया है। अब चाहे तो आप इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि until the headmaster arrives all the students will enjoy। देखिए बात सेम ही है, दोनों तरीके से ही है, फॉर्मूला सेम अप्लाई हो रहा है। तो हमने बोला अनटिल या अनलेस के बाद वाले के अंदर नो नॉट नहीं आ सकता,
जैसे until unless के बाद, इससे जो पहले जो लिखा हुआ है ना, यह जो until unless के जस्ट बाद में नहीं है, इसमें नो नॉट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, डजंट मैटर। तो ये साथियों until unless से रिलेटेड तीन तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला फॉर्मूला वाला हमने देखा है, दूसरा जो हमने देखा है कि until के बाद समय को बताने वाले उपवाक्य से पहले until आएगा और शर्त को बताने वाले उपवाक्य से पहले unless आएगा, और जो तीसरा है वो हमारे पास है कि until या unless का प्रयोग जिस उपवाक्य से पहले हुआ है उस उपवाक्य के अंदर नो नॉट नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर किया गया है तो वो क्या है, गलत है, और उससे बहुत बार क्वेश्चंस हमारे पास बने हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है कि देखिए एक्सप्रेशन है द रीजन इज या द रीजन वाई। अगर इस तरह के एक्सप्रेशंस आपको दिखाई देते हैं कहीं लिखे हुए कि द रीजन इज या द रीजन वाई, आगे जाके उस सेंटेंस में अगर कोई रीजन बताया गया है तो उस रीजन को बताने से पहले दैट आता है हमेशा। अगर बिकॉज का प्रयोग कर दिया गया तो वो क्या माना जाएगा, गलत। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि हमारे दिमाग में रहता है कि रीजन यानी कारण बताने के लिए कौन सा प्रेपोजिशन कौन सा कंजंक्शन यूज होता है जनरली, तो बिकॉज। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला द रीजन वाई he did not come to school was because he had been ill। ने वो स्कूल नहीं आ पाया, उसका रीजन क्या था कि वो बीमार था, तो द रीजन वाई आया। और वो रीजन क्या है कि वो कहीं के बीमार था, तो रीजन बताने के लिए हमें पता है बिकॉज आता है, लेकिन द रीजन वाई आ गया तो हम बिकॉज नहीं लिखेंगे और क्या लिखेंगे साथियों, दैट लिखेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा और बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। उसी तरह से हमने बोला कि द रीजन इज दैट ही हैड बीन इल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आप बिकॉज नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, दैट। तो इतना छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है साथियों हमारे पास कि द रीजन वाई या द रीजन इज जैसे एक्सप्रेशन जब आते हैं तो आगे जाके उसी सेंटेंस में अगर आपको रीजन बताना होता है तो आप जो है कहीं न कहीं दैट का प्रयोग करते हैं, बिकॉज का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी तरह से जैसे आगे ऐसा का इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि हमारे पास दो टर्म्स है, डाउट और डाउटफुल। तो अगर कोई भी सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल जैसा वर्ड स्टार्टिंग में, सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गया और आगे जाके अगर आपको किस चीज के लिए डाउट है वो अगर दिया गया है तो उसको जोड़ने के लिए इफ या वेदर आएगा। लेकिन वो कब आएगा, जब आपका सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव। क्या हो, अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे हमने बोला आई डाउट इफ ही स्टोल माई वॉलेट। तो देखिए हमारे पास साथियों वर्ब है स्टील, चुराना, सेकेंड फॉर्म है स्टोल और थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, स्टोलन। तो हमने बोला आई डाउट इफ ही स्टोल माई वॉलेट, या फिर हमने बोला कि आई एम डाउटफुल इफ ही स्टोल माई वॉलेट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने किसका यूज किया है, इफ का। आप चाहे तो यह वेदर का यूज भी कर सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर मैं लिखूं कि आई एम डाउटफुल इफ ही स्टोल माई वॉलेट और नॉट,
तो जैसे ही सेंटेंस में और नॉट आ जाता है साथियों, तो वहाँ पर इफ़ नहीं आता और वहाँ क्या आता है साथियों, वेदर आता है। इस चीज़ को आप हमेशा दिमाग में रखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि कोई भी सेंटेंस में और नॉट आ जाता है तो इफ़ नहीं आएगा और क्या आएगा, वेदर। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं, देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास क्या है। लेकिन यहाँ पे पहला पॉइंट दिमाग में रखें कि डाउट या डाउटफुल जैसा वर्ड आता है और आगे जाके किस चीज़ को लेके डाउट है अगर ये दर्शाया गया है तो उसको जोड़ने के लिए इफ़ या वेदर आएगा। लेकिन कब, जब आपका सेंटेंस जो है वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो साथियों, जब वो सेंटेंस एक सकारात्मक वाक्य हो। अगर आपका सेंटेंस जो है वो एक नकारात्मक या नेगेटिव, या आप कह सकते हैं कि वो अगर एक प्रश्नवाचक वाक्य है, अगर एक वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उस कंडीशन में जो है आप इफ़ या वेदर का यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि अगर डाउट या डाउटफुल जैसे वर्ड्स आए हैं, जिस चीज़ को लेके डाउट है, लेकिन अगर आपको सेंटेंस जो है वो कहीं कहीं नेगेटिव है या फिर इंटरोगेटिव है, तो आगे जाके डाउट को बताने के लिए इफ़ या वेदर नहीं आएगा और क्या आएगा, दैट आएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने बोला कि आई डोंट डाउट इफ ही स्टोल माई वॉलेट, तो हमने बोला कि इफ़ नहीं आएगा और क्या आएगा हमारे पास, दैट आएगा। वेदर भी नहीं लिखा जा सकता। या फिर हमने लिखा कि आई एम नॉट डाउटफुल दैट ही स्टोल माई वॉलेट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ नहीं लगा सकते। अगर इफ़ लगाया है तो क्या है हमारे पास, गलत है। तो वही नेगेटिव अगर आ जाता है तो डाउट या डाउटफुल के बाद में आप दैट लगाते हैं, इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि डू यू डाउट इफ यू answered the question, तो हमने बोला कि यहां पर इफ नहीं आ सकता, क्या आएगा साथियों, दैट आएगा। जैसे हमने बोला कि आर यू डाउटफुल वेदर यू अटेंडेड द मीटिंग, तो बहुत ही सिंपल सा है कि वेदर या इफ नहीं आ सकता, क्या आएगा, दैट आएगा। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट्स हमारे पास बन जाते हैं साथियों, अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज को देखें। और वो कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज हमारे पास साथियों क्या निकल के आती है कि डाउट या डाउटफुल जैसे वर्ड्स आए हैं और आगे जाके आपको यूज करना है, तो आप देखिए कि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है या फिर आपका सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है। तो अगर अफर्मेटिव है तो इफ या वेदर आएगा, और नेगेटिव या इंटरोगेटिव हमारे पास है तो बहुत ही आसान हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। छोटी छोटी मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बातें। फिर हम बढ़ते हैं आगे। इससे आगे हमारे पास कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शंस आते हैं, ऐसे कंजंक्शन जिनको हम रिलेट करके पढ़ते हैं, जिनको समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास है कि हमने पहले भी इनके बारे में पढ़ा है, अभी वापस इसको देखेंगे। वो है ईदर और, नीदर नॉर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो हम इनको स्टेप वाइज किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ईदर और से शुरुआत करते हैं। तो देखिए जब हम ईदर और की बात करते हैं साथियों, तो ईदर और का प्रयोग जो है
तब होता है जब हम ये शो करना चाहते हैं कि दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। ये तो इसका होता है मीनिंग। जैसे हमने बोला ईदर वैभव और सुमित हैज हेल्प्ड देम। हमने बोला कि ईदर ही और यू हैव टू गो। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो साथियों, वो पॉइंट हमारे पास पहला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेसिक सा है कि इधर वैभव और सुमित, यानी या तो वैभव या सुमित, यानी दोनों में से कोई एक, या इधर ही और यू, या तो वह है या फिर हमने जो है इस सेंटेंस को 2 3 1, चलिए इसको थोड़ा और ग्रामेटिकली करेक्ट करते हैं हम। बोला इधर यू और ही ना। अभी एक और नया क्वेश्चन आएगा अभी हमारे पास। तो पहले तो इसका मीनिंग ये हो गया। उससे पहले एक क्वेश्चन हमारे पास है कि ये जो है कहीं कहीं इधर आया है तो आगे जाके यहाँ पर आप नॉर नहीं लिख सकते, एंड नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा, और ही लिखना पड़ेगा। ये पहला क्वेश्चन बनता है। सेकेंड क्वेश्चन कि ईदर और के साथ अगर दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं तो वर्ब का इस्तेमाल जो है वो वर्ब के सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ सुमित एक वचन है तो हमने हैज़ लगाया, और यहाँ पर ही एक वचन है तो आप हैव नहीं लगा सकते, हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैज़। भले यहाँ यू ज़रूर लिखा हुआ है, यू के साथ हैव लगता है, हमें पता है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास बनाती है कि ईदर और या नीदर नॉर के साथ दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं तो वर्ब का यूज वर्ब के नियरेस्ट, निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि ईदर और नीदर नॉर के साथ दो चीजें जुड़ी हुई है तो जो चीज और के बाद है वो कि वो ईदर के बाद में भी होनी चाहिए। तो आपने बोला ये कौन सी चीज है, ध्यान दीजिए। हमने बोला ईदर यू गो और टॉक टू मी। सबसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। हमने बोला ईदर के बाद में क्या है, हमने बोला ईदर के बाद में सब्जेक्ट, ये प्रोनाउन है। और के बाद में क्या है, हमने बोला और के बाद में है वर्ब। तो हमारी बात है कि जो और के बाद आया है साथियों वो का वो ईदर के बाद में भी आना चाहिए। तो और के बाद में वर्ब है तो ईदर के बाद में भी वर्ब आनी चाहिए। तो एरर कहाँ है, यहाँ है। कहाँ क्या है कि ईदर की पोजीशन गलत है, ईदर कहाँ आना चाहिए, गो से पहले। तो हमने बोला यू ईदर गो और टॉक टू मी। तो अब आप देख सकते हैं और के बाद में क्या है साथियों, यहाँ पर वर्ब, और ईदर के बाद में भी क्या है साथियों, यहाँ पर वर्ब। तो बहुत सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि ईदर और से रिलेटेड अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, ईदर आया है तो जोड़ने के लिए क्या आएगा, और ही आएगा। दूसरा, ईदर और के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए तो वर्ब का इस्तेमाल वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट, निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार होगा। और तीसरा कि हमारे पास जो है ईदर और का प्रयोग हुआ है तो और के बाद में अगर सब्जेक्ट है तो ईदर के बाद में भी सब्जेक्ट आना चाहिए, और के बाद में वर्ब है तो ईदर के बाद में भी क्या आनी चाहिए, वर्ब ही आनी चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को हम नीदर पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि नीदर का प्रयोग हुआ है तो आगे जाके जोड़ने के लिए जो है नॉर ही आएगा। जैसे हमने बोला कि नीदर नरेश नॉर महेश हैज़ कॉल्ड मी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप और या एंड कुछ भी नहीं लिख सकते, ऐसा नीदर आया है तो जोड़ने के लिए क्या आएगा, नॉर ही आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन वो सेम का सेम बनता है हमारे पास कि नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स हैव told us the truth। तो हमने बोला कि नीदर नॉर के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं साथियों
तो ईदर और की तरह वर्ब का यूज जो है वो जो निकटतम सब्जेक्ट है उसके अनुसार होगा। तो ये एक वचन है, ये बहुवचन है, लेकिन निकटतम क्या है? बहुवचन, प्लूरल। तो हमने हैज या हैव में से किसका प्रयोग किया है साथियों? हैव का प्रयोग किया है। तो ये हमारे पास जो है 3 क्वेश्चंस यहां से भी बनते हैं हमारे पास, ईदर और नीदर नॉर से। पहला कि नीदर के केस में नॉर आएगा, ईदर के केस में और आएगा। दूसरा, वर्ब का इस्तेमाल इसके अकॉर्डिंग होगा। और तीसरा जो बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने बोला नीदर ही कॉल्ड मी नॉर ट्राइड टू हेल्प मी। तो हमने बोला नीदर ही कॉल्ड मी, तो हमने बोला नॉर के बाद में ट्राइड क्या है साथियों? एक वर्ब है। और नीदर के बाद में ही क्या वर्ब है? हमने बोला वर्ब तो नहीं है, ये तो सब्जेक्ट है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि नॉर या और के बाद में अगर सब्जेक्ट है तो ईदर और नीदर के बाद में भी सब्जेक्ट आना चाहिए। नॉर या और के बाद में अगर वर्ब है तो नीदर या ईदर के बाद में भी वर्ब आनी चाहिए। तो एरर यहाँ पर है, नीदर को लिखा जाएगा कॉल्ड से पहले। तो हमने लिखा ही नीदर कॉल्ड मी नॉर ट्राइड टू हेल्प मी। और यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि देखिए नॉर के बाद में भी वर्ब है और नीदर के बाद में भी क्या है साथियों? वर्ब ही है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास बनाता है, ईदर और नीदर नॉर। वहीं पे नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है साथियों नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कि नॉट ओनली बट ऑल्सो की जब हम बात करते हैं तो किस तरह से इसका प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे। हमने बोला ही विजिटेड नॉट ओनली दिल्ली बट ऑल्सो ही विजिटेड आगरा। पहला ही जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि कोई भी सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाता है तो सेम का सेम सब्जेक्ट और वर्ब अगर वापस से रिपीट किया गया है तो दूसरे वाले को गलत माना जाएगा। ये पहला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ध्यान रखें आप कि कोई भी सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग हुआ है तो उस सेंटेंस में सेम का सेम सब्जेक्ट और वर्ब वापस से रिपीट होता है तो वो क्या है? गलत। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, हमने बोला कि ही नॉट ओनली विजिटेड दिल्ली बट ऑल्सो आगरा। तो हमने बोला कि देखिए बट ऑल्सो के बाद में क्या है? यहाँ पर हमारे पास आगरा, प्लेस को बताने वाली जगह है। और नॉट ओनली के बाद में साथियों हमारे पास क्या है? वर्ब है। तो यहाँ तो वर्ब है और यहाँ वर्ब नहीं है। इसका बट ऑल्सो के बाद में जो आया है वो का वो नॉट ओनली के बाद में भी आना चाहिए। तो इसको जब करेक्ट किया जाएगा मेरे साथियों तो हमारे पास आएगा कि ही विजिटेड नॉट ओनली दिल्ली बट ऑल्सो आगरा। तो आप देख सकते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद में भी प्लेस को बताने वाला एक्सप्रेशन है और नॉट ओनली के बाद में भी प्लेस को बताने वाला एक्सप्रेशन है। सो नॉट ओनली बट ऑल्सो से रिलेटेड दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग हुआ है तो सेम का सेम सब्जेक्ट और वर्ब वापस से रिपीट नहीं हो सकता। सेकेंड, जो नॉट ओनली के बाद आया, सॉरी बट ऑल्सो के बाद में जो आया है वो का वो नॉट ओनली के बाद में भी आना चाहिए। ये सेकेंड क्वेश्चन बनता है। थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला शी हेल्प्ड नॉट ओनली द पुअर एंड ऑल्सो ऑल द नीडी। तो बोला ही शी हेल्प नॉट ओनली द पुअर
एंड ऑल्सो, तो हमने बोला नॉट ओनली आया है तो एंड ऑल्सो नहीं आ सकता, क्या आएगा, बट ऑल्सो। तो वही है कि नॉट ओनली के आगे उस सेंटेंस में जोड़ने के लिए बट ऑल्सो आएगा। अगर आपको खाली जगह दे रखी है तो भी ध्यान रखें बट ऑल्सो आएगा, और कोई एक्सप्रेशन नहीं आ सकता। ये तीसरे तरह का सवाल बनता है। वहीं पे एक और चीज़ जो हमारे लिए समझने के लिए ज़रूरी है, आप चाहे तो इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही विजिटेड नॉट ओनली दिल्ली बट आगरा ऑल्सो। ये भी लिखने का तरीका सही है कि आप चाहें तो बट और ऑल्सो को इस तरह से अलग भी कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह से सही माना जाएगा, पूरी तरह से सही माना जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे पास दिमाग में रखें। तो ये हमारे पास हमने पढ़ा नॉट ओनली बट ऑल्सो से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने देखा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का जब प्रयोग होता है हमारे पास, तो उसमें किस किस तरह के एक्सप्रेशंस, किस किस तरह के सवाल हमारे पास आते हैं, और किस किस तरह के हमारे पास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम जो है इसमें कोई गलती ना करें, बाय एनी चांसेस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है। अब इसके बाद में इसी तरह के कुछ एक्सप्रेशंस की बात करेंगे हम, जैसे बोथ एंड। बोथ का मतलब क्या होता है, दो के लिए। हमने बोला बोथ संजय एज वेल एज जितेंद्र आर गुड ह्यूमन बीइंग्स। तो हमने बोला कि बोथ संजय एज वेल एज जितेंद्र। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन बनता है कि बोथ का प्रयोग हुआ है, तो बोथ का प्रयोग जिन दो चीज़ों के लिए हुआ है या जिन दो नाउन्स या प्रोनाउंस के लिए हुआ है, इनको जोड़ने के लिए और कोई वर्ड नहीं आ सकता, क्या आएगा, एंड ही आएगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। सेकेंड क्वेश्चन कि बोथ का प्रयोग दो के लिए होता है, तो सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, प्लूरल आएगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। सेम का सेम बोथ एंड की बात करें तो हमारे पास साथियों एक और एक्सप्रेशन आता है बिटवीन एंड। जैसे हमने बोला कि ही इज थिंकिंग ऑफ लीविंग द हाउस between 7 PM and 9 PM। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिटवीन के बाद में यहाँ पर हमने बिटवीन का मतलब का प्रयोग कितने के लिए होता है, दो के लिए। जिन दो के लिए अगर वो दोनों दे रखे हैं तो बिटवीन के बाद उनको जोड़ने के लिए हमेशा एंड ही आएगा। कोई जैसे यहाँ टू लिख लिया या और कोई एक्सप्रेशन लिख लिया तो साथियों वो पूरी तरह से क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो ये हमारे पास बिटवीन और एंड से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारे पास आता है। बोथ और एंड से रिलेटेड हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। वहीं पे हमारे पास बात आती है एज डैश 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 एज, या फिर सो डैश 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 एज। ये चीज़ हमने एडजेक्टिव में पढ़ी थी, लेकिन इसी को हम अब कनेक्टिव के तौर पे जो है हम देखते हैं, समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब भी कोई सेंटेंस में हम कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हम एज पॉजिटिव डिग्री एज का प्रयोग कर सकते हैं, और वो तब जब आपका सेंटेंस क्या हो, एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है तो आप चाहे तो एज पॉजिटिव डिग्री एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो सो पॉजिटिव डिग्री एज का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो अब किस तरह से है, ध्यान दीजिएगा। बड़ा ही आसान और बड़ा ही सिंपल सा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि मनन इज एज गुड एज जॉय, कि मनन उतना ही अच्छा है जितना जॉय है। या फिर हमने बोला कि सुमित इज नॉट सो गुड एज जॉय, कि सुमित उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा कौन है, जॉय है। या फिर इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सुमित इज नॉट एज गुड एज जॉय।
तो ये तो एक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट आ गया हमारे पास, सीखने वाली चीज़ हमारे पास आ गई कि चलिए ठीक है कि अगर एक सकारात्मक वाक्य है तो कंपैरिजन करने के लिए एज पॉजिटिव डिग्री एज, नकारात्मक है तो सो पॉजिटिव डिग्री एज पॉजिटिव डिग्री एज आ सकता है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे, फिर इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जब क्वेश्चंस की हम बात करते हैं साथियों, तो हमारे पास बड़ी सिंपल सी और बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ आती है कि हमने बोला कि ज्योति इज एज वाइज देन श्रेया। तो हमने बोला क्वेश्चन क्या, ऑब्वियसली देन नहीं आएगा और क्या आएगा एज, क्योंकि एज के बाद में पॉजिटिव डिग्री है तो वापस से क्या आना चाहिए, एज ही आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, नरेश इज एज वाइजर एज मनीष। तो हमने बोला कि एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी। ये सेकंड क्वेश्चन बनता है। थर्ड क्वेश्चन हमने बोला कि दिल्ली इज सो polluted एज मुंबई। तो मैं दिल्ली इज सो पॉल्यूटेड एज मुंबई, तो हमने बोला कि ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर तो एज पॉजिटिव डिग्री एज आ सकता है, सो पॉजिटिव डिग्री एज नहीं आ सकता। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं जो एज डैश 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 एज से रिलेटेड है। अब हमारे पास इसी को थोड़ा सा और अगर हम एक्सटेंड करने की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि सुमित इज नॉट सो क्लीन एज रोहित, कि सुमित उतना क्लीन नहीं है जितना रोहित है। लेकिन फिर हमने बोला कि सुमित इज सो क्लीन दैट ही कैनॉट लाई टू यू, कि सुमित इतना साफ है कि वो तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। तो यहां पर बात आ रही है कि कोई भी सेंटेंस में सो के बाद या तो एज आएगा या सो के बाद दैट आएगा। अब एज कब आएगा और हमारे पास दैट कब आएगा, ये सेंटेंस आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर सो के बाद में अगर उस एज आना चाहिए, दैट आना चाहिए, उसके सेंटेंस को पूरा पढ़िए आप। अगर उस सेंटेंस में कंपैरिजन यानी तुलना हो रही है तो साथियों एज आएगा, और किसी भी तरह का कंपैरिजन नहीं है तो हमारे पास क्या आएगा, दैट आएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। जैसे हमने बोला कि सुमित इतना क्लीन नहीं है जितना रोहित है, तो हमने बोला रोहित और सुमित के बीच में साथियों क्या चल रहा है, कंपैरिजन। फिर हमने बोला कि सुमित इतना क्लीन है कि वो किसी से झूठ ही नहीं बोलता, इतना साफ है, तो इसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं चल रहा है। तो इसलिए हमने साथियों किसका प्रयोग किया है, यहाँ पे दैट का प्रयोग किया है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज आती है कि एडजेक्टिव से पहले सो आता है तो एडजेक्टिव के बाद में एज या दैट, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। उसके लिए सेंटेंस पढ़िए और देखिए कि उस सेंटेंस में तुलना हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद हमारे पास जो है दो और एक्सप्रेशंस आते हैं, अभी और भी आएंगे, द सेम एज और द सेम दैट। अगर कोई भी सेंटेंस में द सेम आया है तो आगे जाके एज या दैट आता है। वो एज कब आएगा और दैट कब आएगा उसके बारे में आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, फिर आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, आप खुद ही बताइएगा। हमने बोला कि द सो सेम के बाद में एज कब आता है, जब वैसी की वैसी दिखने वाली दूसरी चीज होती है। तो हमने बोला ये कैसे, तो एग्जाम्पल में देखिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और द सेम के बाद में दैट कब आता है, जब वो की वो चीज की बात चलती है, सेम की सेम चीज की बात चलती है। तो हमने बोला कि आई सॉ, ये हमने बोला कि दिस इज सेम पीस ऑफ आर्ट
I saw at the exhibition yesterday. Did you visit the exhibition? I answered yes. अब आप यहाँ पर जो है दो चीज सीखने वाली है। पहले यह है कि कोई भी सेंटेंस में सेम के बाद आगे जाके एज या दैट जो भी आएगा, अगर आएगा तो सेम से पहले हमेशा द लगेगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है। सेम के बाद आगे जाके एज या दैट आएगा तो सेम से पहले हमेशा द लगेगा ही लगेगा। सेकंड चीज हमने बोला कि अगर वैसी की वैसी दिखने वाली दूसरी चीज, तब तो क्या आता है एज, और वो की वो सेम दिखने वाली दूसरी नहीं, वो की वो चीज होती है तो दैट आता है। तो हमने बोला कि दिस इज द सेम पीस ऑफ आर्ट। सेम पीस ऑफ आर्ट है, नहीं किसी ने पेंटिंग आपने देखी अपने मित्र के यहाँ, तो आपने बोला कि ये सेम पीस ऑफ आर्ट है जो मैंने एग्जीबिशन पे देखा था। क्या तुमने एग्जीबिशन विजिट किया था? तो ये मेरे से किसी ने पूछा, मैंने बोला हाँ विजिट किया था। इसका मतलब कि वो की वो चीज है, वैसी की वैसी दिखने वाली दूसरी चीज नहीं है। और जब वो की वो चीज की बात चलती है साथियों, तो हम किसका यूज करते हैं? दैट का। वहीं पे हमारे पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, हमने बोला कि दिस इज द सेम बैग I saw in London. And you are telling me that you bought it from Mumbai. तो देखिए पहली चीज तो क्लियर होगी कि चाहे एज आए चाहे दैट आए, अगर ऐसा है तो सेम से पहले हमेशा क्या आएगा? द आएगा। अब द सेम के बाद में एज आना चाहिए या दैट आना चाहिए, तो उसके लिए सेंटेंस आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए कि वैसी की वैसी दिखने वाली दूसरी चीज की बात चल रही है तो एज आएगा, और वो की वो चीज की बात चल रही है तो दैट आएगा। हमने बोला दिस इज द सेम बैग, ये वही बैग है जो मैंने देखा था लंदन में, और तुम मुझे बता रहे हो कि ये तुमने मुंबई से खरीदा है। इसका मतलब कि वो सेम का सेम बैग नहीं है, वैसा का वैसा दिखने वाला दूसरा बैग है, और वैसा का वैसा दिखने वाला दूसरे की बात चलती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं साथियों? एज का प्रयोग करते हैं। वहीं पे इस द सेम एज और द सेम दैट की जो बात हमारे साथ चल रही है, तो इसमें आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा और फिर आप आराम से पता कर सकते हैं अगर आपको मीनिंग क्लियर है तो। वहीं पे एक कुछ स्पेशल तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं जो शॉर्टकट है। हमने बोला कि दिस इज द सेम पेन माइन। अगर आपको कभी भी कोई पॉसेसिव प्रोनाउन यानी माइन, OURS, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इनसे पहले अगर आपको बोले कि भाई द सेम आया हुआ है और ऐसे शब्दों से पहले, है नो, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, और आपको बोले एज आएगा या दैट आएगा, तो आंखें मीच के आप क्या लगा सकते हैं? एज। ये एक शॉर्टकट भी है इस तरह के सवालों के लिए। तो ध्यान रखें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्लस कुछ क्वेश्चंस हम ज़रूर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। टेक केयर।